आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आसाम के लिए कल यानी 31 अगस्त का दिन कयामत का दिन होगा, क्योंकि कल आसाम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। एनआरसी के हतमी लिस्ट को लेकर आसाम के अवाम कशमकश के शिकार हैं। इस लिस्ट में तकरीबन 40 से 41 लाख लोगों की किस्मत का फैसला होना है। इस फाइनल लिस्ट से यह तय हो जाएगा कि कौन आसाम का बाशिंदा है और कौन गैर मुल्की। एनआरसी के फाइनल लिस्ट को लेकर लोगों में बड़ी बेचैनी है। अवाम में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया ने हिफाजती इंतजामात के साथ ही साथ अवाम को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। लेकिन एनआरसी के फाइनल लिस्ट जारी होने से पहले अवाम में सवाल उठ रहे हैं कि एनआरसी में नाम नहीं हुआ तो उनके साथ क्या होगा। उनके पास खुद को मुल्क का शहरी साबित करने के लिए मुतबादिल क्या होंगे, गैर कानूनी तरीके से घुस आए लोगों के साथ क्या होगा, और सबसे अहम सवाल यह कि एनआरसी में जिन लोगों के नाम नहीं जुड़ पाएंगे क्या वो गैर मुल्की करार दिए जाएंगे। आज प्राइम डिबेट पे इसी अहम इशू पर हम बात करेंगे और इन्हीं तमाम सवालों को हम अपने खास मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आसाम के लिए 31 अगस्त का दिन बहुत अहम है, क्योंकि इस रोज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी होने वाली है। इस लिस्ट के जारी होने के बाद आसाम में मुकीम तकरीबन 41 लाख लोगों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। एनआरसी मामले पर आसाम ही नहीं पूरे मुल्क में कशमकश की कैफियत बनी हुई है और कई जगह तो हालात कशीदा भी हैं। इस कशीदगी को देखते हुए पूरे आसाम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आसाम की पुलिस इस वक्त काफी मुस्तैद नजर आ रही है और किसी भी तरह की अफवाह या गलतफहमी को दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। यहाँ ये काबिले जिक्र है कि मरकजी हुकूमत ने ये बात साफ कर दी है कि फाइनल लिस्ट में जिनका नाम नहीं होगा उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजने का मंसूबा नहीं है, यानी लोगों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आसाम पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वो अफवाह फैलाने वाले लोगों के झांसे में न आए। जराये के मुताबिक आसाम के कुछ हसास इलाकों में रियासती इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी है और कई चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं ताकि किसी भी मुश्किल हालत से निपटा जा सके। दरअसल एनआरसी के खिलाफ कई जगह एहतजाजी मुजाहरे गुज़िश्ता दिनों में कई बार हुए हैं और रियासत के लोगों में खौफ देखने को मिल रहा है। लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन एनआरसी में नाम नहीं हुआ तो उनके साथ क्या होगा, इनके पास क्या मुतबादिल है जिससे वो अब भी खुद को मुल्क का शहरी साबित कर सकते हैं। गैर कानूनी तरीके से घुस आए लोगों के साथ क्या होगा। एनआरसी में जिन लोगों के नाम नहीं जुड़ पाएंगे क्या वो गैर मुल्की करार दे दिए जाएंगे। इस तरह के कई सवाल आसाम की फजा में गर्दिश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि एनआरसी एक दस्तावेज है जो इस बात की शिनाख्त करता है कि कौन मुल्क का हकीकी शहरी है और कौन मुल्क में गैर कानूनी तरीके से रह रहा है। ये शनाख्त पहली मर्तबा 1951 में वज़ीर आज़म पंडित नेहरू के दौर में हुई थी। उस वक्त आसाम के वज़ीर आला गोपीनाथ थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में आसाम हुकूमत को एनआरसी अपडेट करने के अमल को पूरा करने का हुक्म दिया, जो कि 2010 में शुरू हुआ था। इसके बाद साल 2015 में आसाम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी का काम शुरू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि कल का दिन आसाम के लोगों के लिए बहुत अहम है, या यूं कहा जाए कि आज की रात आसाम के लोगों के लिए कयामत से कम नहीं है, क्योंकि कल जो फाइनल लिस्ट एनआरसी की आने वाली है इसमें किन लोगों के नाम होंगे और किन लोगों के नाम नहीं होंगे। एक तरह से आसाम के लोगों की किस्मत का फैसला होना है। वो 41 या 40 लाख लोग
जिनके नाम पर री वेरिफिकेशन हो रहा है, उनका नाम इस लिस्ट में होगा या नहीं होगा। एक तरह से लोगों में एक बेचैनी है, बेकरारी है कि आखिर आने वाले कल जब यह फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी क्या कुछ होगा। बहुत से सवालात उठ रहे हैं और इस पूरे मामले पर हालांकि सियासत करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन मामला मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस पर सियासत ना की जाए तो ही बेहतर होगा। और इंतजामिया ने भी तैयारी कर ली है, चाको चौबंद इंतजामात किए गए हैं और इंतजामिया ने सख्ती से कहा है कि अफवाहों पर कान ना धरे जाएं। आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्या कुछ तस्वीर बनेगी फाइनल लिस्ट आने के बाद? आज प्राइम डिबेट में हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ प्रमोद कुमार स्वामी जी, तर्जुमान है बीजेपी आसाम के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा प्रज्ञा भूषण जी लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नदीम अहमद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान भी मेरे साथ इस डिबेट में आगे जुड़ेंगे। मैं प्रज्ञा भूषण, प्रमोद कुमार जी और नदीम अहमद साहब, तीनों लोगों का बहुत इस्तकबाल, वेलकम। मैं सबसे पहले प्रमोद कुमार स्वामी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि कल का दिन आसाम के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमोद जी। बिल्कुल 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम जो एक शुद्ध एनआरसी चाहते थे, हम चाहते थे कि एक भी भारतीय नागरिक का नाम जो है इसमें न कटे और एक भी विदेशी नागरिक का नाम इसमें शामिल न हो। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया था और समय भी मांगा कि एक शुद्ध एनआरसी के लिए जो है कुछ समय दिया जाए। और हजेला साहब जो कोऑर्डिनेटर है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कोऑर्डिनेटर बनाया है इसमें, उन्होंने खुद ये कहा था कि कई जो लिगेसी डाटे हैं वो लिगेसी डाटों का मिसयूज हुआ है, यानी कि एक ही लिगेसी डाटा को कई लोगों ने यूज किया है। तो इस तरह की और कई भी आप देख रहे हैं मीडिया चैनलों में भी, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में भी, प्रिंट मीडिया में भी इस तरह की न्यूज़ें आई थी कि जो कुछ जो है जो विदेशी लोग हैं वो इसमें अपना नाम शुमार करने में शामिल हुए हैं और कुछ जो प्रकृत भारतीय नागरिक है वो उनसे वंचित हुए हैं। तो उसके रीवेरिफिकेशन की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, लेकिन हजारा साहब ने जो 26% जो रीवेरिफिकेशन किया है उसके लिए उन्होंने कोई एडवर्टाइज नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई जानकारी आसाम के लोगों को नहीं दी, जो कि आसाम के लोगों का बुनियादी हक है। अगर वो जानकारी देते कि हाँ भाई हम इतनी तारीख को रीवेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ करेंगे, वहां करेंगे, तो लोगों को जो ये पार्टिसिपेट जो डेमोक्रेसी है इसमें लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता, जिससे उन्होंने हजेला साहब ने उनको वंचित किया है। और ये जो अब जो एनआरसी जो शामिल जो प्रकाशित होने जा रही है, इसमें जिन लोगों के नाम नहीं रहेंगे वो भी विदेशी डिक्लेयर नहीं होंगे, क्योंकि ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में जाकर के उनको अपील करने का मौका मिलेगा और उसको ट्रिब्यूनल में अपील करने के बाद में अगर वो भारतीय नागरिक है तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये एक जो एनआरसी जो आसाम अकॉर्ड जो 1985 में ठीक है, लेकिन प्रमोद कुमार स्वामी जी सवाल ये उठ रहा है कि हांजेला जो कि कोऑर्डिनेटर है इस पूरे एनआरसी, इस पूरे प्रोसेस के, उन पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? वो तो एक सुप्रीम कोर्ट के अंडर में ही काम कर रहे हैं, उन पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? नहीं, ये सवाल हम उन पे नहीं उठा रहे हैं। ये उन्होंने खुद ही कहा कि लेगेसी डाटा का मिसयूज हुआ है, ये उनका खुद का बयान है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर लिगेसी डाटा का मिसयूज हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि रीवेरिफिकेशन 20% करना है, तो उन्होंने इस बात को उनको पब्लिकली लोगों को नोटिस में लाना चाहिए था कि 20% में रीवेरिफिकेशन करने जा रहा हूं। उन्होंने तो पब्लिक नोटिस दे करके या पेपरों में एडवर्टाइजमेंट दे करके इस बात को से लोगों को उन्होंने वंचित रखा। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी वंचित रखा, उन्होंने केंद्र सरकार को भी वंचित रखा, और रीवेरिफिकेशन उनको कब करना है ये बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बताई। तो हम ये कहते हैं कि जो एनआरसी जो है प्रकाशित होने जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक शुद्ध एनआरसी प्रकाशित हो जिससे जो प्रकृत भारतीय नागरिक है वो वंचित ना हो और जो विदेशी है वो इनमें शुमार न हो। जैसे कि आप देखिए जो धुबड़ी जो इलाका है, जो सीमावर्ती इलाका है, जहां हम सोचते थे कि सबसे ज्यादा
विदेशी होंगे, वहां मात्र सिर्फ 6% ड्राफ्ट में जो विदेशियों को इसकी शिनाख्त की गई है। लेकिन जो कार्बी आंलंग जो इलाका है, जहां सारे जो इंडिजियस लोग जो रहते हैं, वहां 16% जो है जो शिनाख्त की गई है। तो ये इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें कमियां रही हैं, जिसकी और हजेला साहब ने भी इंगित किया था। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है, मैं आप ही की इन तमाम बातों पर आगे बढ़ूंगा डिबेट में। मेरे साथ इस वक्त यासिर जिलानी साहब तर्जुमान है मुस्लिम राष्ट्र मंच के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। खालिद इबादुल्ला साहब सेक्रेटरी हैं टीएमसी अकलियती सेल के, वो भी मेरे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। इनके अलावा रफीकुल इस्लाम साहब स्पोक्स पर्सन है AIUDF के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम। मैं रफीकुल इस्लाम साहब आपके पास ही आना चाहता हूं कि जो बीजेपी या जो पार्टियां इससे पहले इसे सपोर्ट कर रही थी, खासतौर से हम बीजेपी की ही बात कर लें जो NRC को सपोर्ट कर रही थी, आज हम देख रहे हैं कि वो एक तरह से उसकी मुखालफत में खड़े हैं, उससे एक तरह से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जिस तरह से अभी प्रमोद कुमार स्वामी जी कह रहे थे कि हांजिला का जो पूरा प्रोसेस है, काम करने का तरीका है, उससे एक तरह से मुतमईन नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुर अचानक बदल क्यों गए? को आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा एक शुद्ध NRC हमें चाहिए, मैंने ये कहा। नहीं, तो सवाल तो इस पे खड़े कर रहे हैं ना प्रमोद कुमार जी, सवाल तो खड़े कर रहे हैं ना इस पर आप। नहीं, सवाल मैं कहां खड़ा कर रहा हूं? सवाल तो कोऑर्डिनेटर हजेला साहब ने खुद कहा कि लेगेसी डाटा का मिसयूज हुआ है, उसी बात को मैंने कोट किया है। ठीक है, रफीकुल इस्लाम साहब, रफीकुल इस्लाम साहब जी जी जी, आप देखिए बीजेपी के जो दोगलापन है, जी मैं बोल रहा हूं, बीजेपी का जो दोगलापन है ये लोगों के सामने आ गया। बीजेपी का स्टेटमेंट में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि जो 40 लाख लोग जिनका नाम बाहर है उनको हम चुन चुन के निकालेंगे, 40 लाख बांग्लादेशी निकाले, इस तरह बोले हैं। अभी फिर ये लोग चिल्ला रहे हैं कि इंडिजिनियस पीपल का नाम बाहर रह गए हैं। तो इस तरह के तरह की स्टेटमेंट है। अब हाजला साहब के ऊपर जो ये उंगली उठा रहे हैं, ये तो प्रमोद साहब तो ये कह रहे हैं, इनके जो ABP के जो स्टूडेंट यूनियन के जो लड़के हैं आसाम में बयान दिया कि हाजिला साहब को दौड़ा दौड़ा के भगा के पीटेंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर हाजिला साहब को कभी बोल रहे हैं कि वो अकेला ही ये सब कुछ कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हाजिला के अंडर में 55,000 आसाम सरकार के एम्प्लॉयज है। 33 जो डिस्ट्रिक्ट है इसके DC है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके अंडर में तकरीबन ADC 100 होंगे, 200 से ज्यादा सर्किल ऑफिसर्स होंगे, हजारों इंजीनियर्स जो है या कॉलेज स्कूल के टीचर्स है उनके अंडर में होंगे। इस तरह 55,000 आसाम सरकार के जाना चाह रहा हूं कि अब हाजेला के काम पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि आप भी आसाम से ही आते हैं, गुवाहाटी से आते हैं, अब हाजेला के काम पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूं। बिल्कुल नाजायज तौर पर बीजेपी सवाल उठा रहा है, इनको ये हक नहीं है। हाजिला साहब तो इनके ठीक है सुप्रीम कोर्ट ये कोऑर्डिनेटर है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। हाजिला का काम इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट का काम है, उनके अंडर में DCs काम कर रहे हैं। हाजिला पे उंगली उठाना इसका मतलब है कि आसाम सरकार खुद अपने पे उंगली उठा रहे हैं। इसलिए कि हाजिला खुद नहीं काम कर रहे। 33 जिलों में DC ADC जिनको लेके हाजिला काम कर रहे हैं और सब आसाम सरकार के एम्प्लॉय हैं। तो सरकार जो हाजिला पे उंगली उठाना इसका मतलब सरकार अपने पे उंगली उठाना है। तो इनको शर्म आना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। असल मसला ये है जो बंगाली हिंदू बांग्लादेश से आए हुए हैं 71 के बाद आज तक, वो अमित शाह जी भी बड़े बड़े हरफों में बोलते हैं कि उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा, उनका नाम लाने का ये लोग चाह रहे थे और NRC को डिले करना चाह रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना नहीं। अभी कल निकल जाएगा। तो इनको ये फिक्र है जो 71 के बाद बांग्लादेश से बंगाली हिंदू आए हैं उनका नाम इसमें पता नहीं कितने अकोमोडेट कर पाया नहीं कर पाया, ये फिक्र उनको लगी, इसलिए उनको और कोई दूसरा फिक्र नहीं है। और ये नहीं चाहते कि एक NRC हो जाए और यहाँ का जो ये मसला इशू है ये हमेशा के लिए सेटल हो जाए, ये खत्म हो जाए और पीसफुली लोग यहाँ रहे, आसाम के डेवलपमेंट के लिए काम करे। इसको इशू बना के अभी जिन लोगों का नाम NRC में आएगा उसको भी डाउटफुल बना रहे हैं। देखिए आज 5 साल से एग्जामिन चल रहा है, कितनों मर्तबा इन लोगों ने हियरिंग दिया है जिन लोगों का नाम इसमें आ रहा है। अभी 5-5 रास्ते से एग्जामिन होके कई टेबलों पे गुजर के
लोकल लेवल पे, फिर सर्कुलर लेवल पे, फिर एडीसी लेवल पे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक लंबा प्रोसेस और उस प्रोसेस से इस पर पूरा काम किया जा रहा है। मैं यासिर जिलानी आपके पास आना चाह रहा हूं। यासिर जिलानी, आरएसएस ने भी एनआरसी पर अब सवाल उठाया है। पहले जो आरएसएस इसकी एक तरह से तारीफ करता था, उसी ने अब इस पर सवाल खड़ा किया है। और सबसे अहम बात तो यासिर जिलानी, मुझे तो यह लग रहा है जिस तरह से प्रमोद कुमार स्वामी जी ने कहा कि ढुबरी में 6% लोगों का नाम इसमें आया, जबकि कार्बी का उन्होंने जिक्र किया, वहां पर 16% लोगों का नाम इसमें आया। क्या वाकई में मुल्क की सिक्योरिटी अलग रख दी गई है और अब जात बिरादरी और एक धर्म के नाम पर इसे देखा जा रहा है? यासिर जिलानी साहब, की कोशिश की जा रही है और जो बैठे हुए हैं महाशय रफीकुल इस्लाम जिनका नाम है, वो और उनके नेता जो हैं वो इसमें माहिर हैं। इन लोगों ने आसाम के अंदर क्या किया है सब जानते हैं। मैं आपको बिल्कुल जो तर्क मेरे पास अभी आया है, मेरे ऑफिस ने वहां के अतिरिक्त प्रमुख सचिव कुमार संजय से बात करी है, उसकी मैं रिपोर्ट आपको दूंगा। आने से पहले मैंने उनसे एनआरसी पे थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश करी थी, जो उन्होंने बताया है। देखिए, आसाम सरकार इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए उन सभी लोगों की मदद करने की बात कर रही है। जी हेलो जी जी यासिर जिलानी कंटिन्यू कीजिए, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, उन तमाम डीएलसीए के जरिए है, उन तमाम लोगों को एनआरसी में शामिल जो लोग नहीं होगा नाम, उसमें जो ट्रिब्यूनल क्यों बनाए गए हैं? ट्रिब्यूनल इसलिए बनाए गए हैं कि कल जब प्रकाशित होता है नाम, तो आप दौड़ते भागते हुए ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और ट्रिब्यूनल में जाने के बाद आपका यह राइट बनता है कि अगर उसमें भी आप ट्रिब्यूनल कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट पे जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसने सरकार ने बनाया। हां, लेकिन अफवाह जो है अबू हुरैरा साहब, इस वक्त अफवाह पूरे असम के अंदर बहुत बुरी तरीके से लोगों में, खास करके जो यूडीएफ के नेतागण हैं वो फैला रहे हैं कि किसी तरीके से वहां पे एक उन्माद फैले, लोगों के अंदर एक जो इत्तेहाद, इखलाक और भाईचारा का पैगाम चल रहा है, एक सारे लोग शांति से किसी तरीके से इस पूरे कार्य को निपटाने के चक्कर में गिलानी ये चाहते हैं। कब तक बीजेपी की तलवार चाटते रहेंगे भाई? ये सच्चाई नहीं बता रहे, ये चाहते हैं कि वहां दंगा हो जाए, ये चाहते हैं वहां पे हिंदू मुसलमान कराना, वो सरकार होने नहीं देगी। सरकार अपने आप से कटिबद्ध है कि एनआरसी के अंदर जो भी नाम कल प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित होने के बाद जो नाम बचेगा उसमें ट्रिब्यूनल में आप आइए, आप आके उसमें अपने आप को और उसमें क्लियर, आज जो कुमार से मेरी टीम ने बात करी, उसने कहा है कि जो गरीब लोग हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाएगी। तो सरकार तो मदद कर रही है, सवाल कहां पे है? सवाल यहां पे है कि जो लोग भारतीय नहीं है, वो भारत की सीमा में उनके रहने का कोई सरकार मदद का ऐलान कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार कोई भी रिपोर्ट नहीं है। सरकार रिपोर्ट अगर और कोई पेपर मौजूद नहीं है, वो भारत में नहीं लाने के बाद नहीं रह सकते लाएंगे। इसमें ये बड़ी बड़ी बातें जो कह रहे हैं कि अमित शाह और क्या कह दिया, क्या नहीं कह दिया, अमित शाह ने ही ये सारा का सारा यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब, अब आसाम आरएसएस और बीजेपी के लोग ही इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है, हक बनता है, इनसे पूछिए कौन आसामी है मेन वहां पे, इंडिजीनियस है, बंगाली है। अगर बंगाली, फिर भी सरकार की जो सबका साथ सबका विकास का जो सबसे अहम किरदार है, उसमें सरकार ने कहा है कि हम उन लोगों की बीजेपी के मदद मुल्ला करेंगे, जी, लेकिन इनको कुछ पता नहीं। आसाम बीजेपी की जो प्रेसिडेंट है रंजीत दास, उन्होंने प्रेस मीट करके इस पे सवाल उठाया। देखिए बीजेपी का विधायक शिलादित्य, उन्होंने इस पे सवाल उठाया, बोला लाख लाख बांग्लादेशी का नाम आ गया। कैसे आ गया? बीजेपी का प्रेसिडेंट इस पे सवाल उठाया। एक तरफ आप बातें कर रहे हो, दूसरी तरफ दूसरी तरह की बातें हो रही है। बीजेपी का सवाल उठाने का हक नहीं है। बीजेपी के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, डीसी बीजेपी सरकार के अंडर में है। नहीं ठीक है, देखिए बहुत सेंसिटिव इशू है, इसे समझने की जरूरत है। यासिर जिलानी बात हो गई, रफीक साहब बात हो गई, रफीकुल इस्लाम साहब बात हो गई, यासिर जिलानी बात हो गई। इस पूरे इशू को, असल में इस इशू को कायदे से समझने की जरूरत है। इस पर लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। बहुत सेंसिटिव इशू है। अगर हिंदुस्तान का एक नागरिक भी एफटी में आ जाता है,
फॉरेन ट्राइब्यूनल में, तो ये हमारी सरकार की, इंतजामिया की, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी होगी। इस वजह से इस पूरे इशू को समझना चाहिए। मैं खालिद इबादुल्ला साहब आपके पास आना चाहूंगा। खालिद इबादुल्ला साहब, अगर वो आता है तो उसके पास नहीं ठीक है, ठीक है, यासिर बात हो गई, यासिर पहचान के पेपर बताए यासिर जिलानी साहब बात मौजूद नहीं है। मैं आ रहा हूं, यासिर जिलानी साहब पेपर मौजूद मैं आ रहा नहीं है हूं, और वो अब सुन लीजिए बांग्लादेश यासिर से जिलानी यहाँ साहब, आके घुसपैठिए के तौर पर यासिर जिलानी सुन लीजिए, मैंने टाइम दे दिया आपको, उसे बाहर जाना है। यासिर जिलानी साहब सुन लीजिए, दूसरे लोगों को मौका देना है, ठीक है। मैं खालिद इबादुल्ला साहब आपके पास आना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर से क्योंकि आप वेस्ट बंगाल से आते हैं, बंगालियों का एक बड़ा इशू एक तरह से इससे जुड़ा हुआ है। खालिद इबादुल्ला साहब। मोरेरा साहब, ऐसे जिलानी जो बैठ के यहाँ पे बोल रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो आसाम में लोग बैठे हैं वो ज्यादा जानेंगे या जिलानी साहब ज्यादा जानेंगे। ये एक बात नहीं, मालूम नहीं है। मैं दूसरी आसाम बात का यह है कार्यभार है कि मेरे पास, एनआरसी के मामले लोगों के साथ 24 घंटे में 3 घंटे बात करता हूं। भाई आप चुप रहो, आप कितना बोलोगे, बहुत हो गया। बीजेपी का आप समर्थन करते करते आपको कुछ मालूम नहीं। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ, मैं वन बाय वन बात कर लीजिए, ठीक है। काम देखता हूँ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यासिर जिलानी, यासिर जिलानी, मैं मौका दे रहा हूं, यासिर जिलानी, मैं आ रहा हूं, मौका दे रहा हूं। देखिए इस तरह से फिर डिबेट नहीं होगा ना। मिस्टर जिलानी, मैं आपको यासिर जिलानी साहब क्या कर रहा है, यासिर जिलानी, सुन लीजिए, मैं मौका दे रहा हूं, मैं दोबारा से आ रहा हूं। बीजेपी के यासिर जिलानी साहब मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए पहले थोड़ा सा खालिद इबादुल्ला कह के आ रहे हैं। खालिद साहब कंटिन्यू कीजिए, एक एक करके ये साहब, ये बात तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि आपने देखा कि हिंदुस्तान का जो पहला नागरिक सदर जमहूरिया होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके भाई का नाम कट गया। तो ये कैसा प्रूफ देना पड़ेगा आपके, ये सदर जमहूरिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भाई का नाम लिस्ट में नहीं है, तो फिर एमपीज लोग के नाम नहीं है, एमएलएज के नाम नहीं है, बहुत सारे लोगों का नाम कट गया है। तो कैसे लोगों को नाम दिया जा रहा है, किस तरह से दिया जाता है? फिर अमित शाह कहते हैं कि हम हिंदुओं को जो 71 से बाद में आएगा उन लोगों को वापस में यहाँ पे सिटीजनशिप का उन लोगों व्यवस्था कर देंगे। तो ये दोहरी नीति पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सिटीजनशिप की बात होती है, तो हमने सुना है, हमने देखा भी, हम मैं प्रमोद जी आ रहा हूं, जा चुके हैं, पता चलता है कि अमेरिका में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको सिटीजनशिप वहां की मिल जाती है, यूरोप में होता है तो उनको वहां मिल जाती है, कई देशों में ऐसे है कि जहां जहां उसकी पैदाइश होती है तो सिटीजनशिप मिल जाती है। रही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि 71 से पहले आपको अपने खानदान या अपनी पैदाइश हो या अपने बाप के रजिस्टर, कुछ ऐसा रजिस्टर निकाले, बहुत सारी क्राइटेरिया मिली है। कौन सा ऐसा आज मैं समझता हूं कि हम भारतवर्ष में है कि जो 71 से पहले किसी की पैदाइश घर पे होती थी 99.99%। ऐसा कोई नर्सिंग होम नहीं था, ऐसा कोई पैदाइशी सिस्टम नहीं था। फिर आज आप यहाँ पे बात करें बड़ी बड़ी, इनका मंशा कुछ और है, सोच कुछ और है। ये लोग सिर्फ आज हिंदुस्तान को भटका रहे हैं। हिंदुस्तान की अर्थनीति आज जो इकोनॉमिक कंडीशन इतना खराब हो चुका है उस पे ये लोग नहीं। खालिद इबादुल्ला देखिए, मुल्क की सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ मसला है, इसे भी ध्यान में रखिए। मुल्क की सिक्योरिटी से भी ये इशू जुड़ा हुआ है। मामला सिक्योरिटी से बिल्कुल जुड़ा हुआ और रहना भी चाहिए। सिक्योरिटी के मामले में देश में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करता है और न करेगा। पिछले सरकार भी नहीं किया, मैं इस सरकार को भी कहूंगा जिस तरह से आप सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर रहे हैं वो ना करें, लेकिन इनका सिक्योरिटी कंप्रोमाइज के लिए नहीं, ये सोच अलग है। ये मेरे भाई कह रहे थे कि कुछ हिंदू मुसलमानी की बातें करके ये इनका सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का दो ही सोच है कि हिंदू और मुसलमान। प्रमोद स्वामी जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। खालिद इबादुल्ला, मैंने टाइम दे दिया, बात हो गई आपकी, बात हो गई। प्रमोद स्वामी जी, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। प्रज्ञा जी मैं आ रहा हूं, उसके बाद नदीम साहब भी वेट कर रहे हैं। जी स्वामी जी कंटिन्यू कीजिए। यहाँ तीन बातें, यहाँ डिबेट में तीन बातें उभर करके आई। एक इन्होंने जिक्र किया कि अमित शाह जी ने कहा था कि 40 लाख विदेशी है, तो अमित शाह जी ने कहा था कि प्रथम दृष्टया में देखने से ऐसा प्रतीत होता है। उनके स्टेटमेंट को मिसकोट किया गया, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात यहां आई कि अभी जो जनाब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत से जेन्युइन लोगों का जो नाम है वो एनआरसी में नहीं आया। मैं बिल्कुल उनका समर्थन कर रहा हूं और हम यही कह रहे हैं कि हम एक शुद्ध एनआरसी चाहते हैं जिसमें एक भी भारतीय आदमी का नाम न छूटे और एक भी विदेशी का नाम इसमें शामिल न हो। तीसरी बात जो यहां आई वो जनाब कह रहे थे कि
हम जो हिंदुओं को रखना चाहते हैं, इस तरह की बात जो AIDF वाले कह रहे थे, तो मैं ये कहना चाहूंगा ऐसी कोई बात नहीं है। 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट जो है, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, वो हमने नहीं बनाया, वो नेहरू जी के समय से एक्ट है और उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अपनी पॉलिटिकल भाषण में ये कहा है। अरे इनको बता दीजिए कि अभी हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि प्रथम काम कर रहे हैं, उनका लोकसभा का भाषण किया है, सरकार की सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, 200 नए फॉरेन ट्रिब्यूनल अबू हुरैरा बनाने का आश्वासन दिया गया है कि जिसके भी नाम छूटेंगे उसके नाम को उसमें आके अगर वो अपील करते हैं उनके अपील को एक्सेप्ट करके सुनेगी। स्वामी जी टाइम दे दिया, मैं प्रज्ञा भूषण जी आपके पास आ जाऊंगा। मैं इसका कानूनी पहलू भी समझ लेना चाहता हूँ। यासिर जिलानी साहब मैं आ रहा हूँ। प्रमोद जी बात हो गई आपकी, प्रमोद स्वामी जी बात हो गई, मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले प्रज्ञा भूषण जी, ठीक है बात हो गई। स्वामी जी बात हो गई, स्वामी जी बात हो गई, इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं। स्वामी जी बात हो गई, सुन लीजिए स्वामी जी, अब सुन लीजिए, यासिर भाई सुन लीजिए। मैं प्रज्ञा भूषण जी, फाइनल लिस्ट कल आने वाली है, उसके बाद फाइनल लिस्ट के बाद अब आखिर क्या होगा? क्या जिन लोगों का नाम इस पे कट जाएगा उनके लिए फिर आगे उनका फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या कुछ होगा इसमें? कानूनी पहलू क्या कुछ कहता है? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आसाम के लोगों के लिए। हिंदू बुद्धिस्ट प्रमोद स्वामी जी बात हो गई, अब सुन लीजिए, दूसरे लोगों को भी सुनिए, सुन लीजिए। और वो अगर भारत वर्ष में स्वामी जी बात हो गई आपकी, अब खामोश हो जाइए। मैं आ रहा हूं, फिर आ रहा हूं। प्रज्ञा जी कंटिन्यू कीजिए। प्रज्ञा भूषण जी, फ्यूचर क्या होगा? हमने 6 बरस किया है, सिर्फ इतना ही अंतर है। जी अबू, देखिए पहली चीज कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है और इस नेशनल सिक्योरिटी के इस इतने सेंसिटिव इशू में हमें हिंदू मुस्लिम करके इसको हल्का नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये सारा प्रोसेस हो रहा है तो हमें इस पे विश्वास रखना चाहिए। सेकेंडली उसके बाद भी क्योंकि ये इतने मास स्केल में हो रहा है, इतना मैसिव हो रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के नाम छूट जाए, हो सकता है कुछ लोगों के नाम छूट जाए। प्रमोद स्वामी जी थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। मत कीजिए, आप तो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। प्रमोद जी सुन लीजिए, पहले फिर जवाब दीजिए, बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आप बोलने देंगे तो मैं स्वामी जी, प्रमोद कुमार जी आप ही बोल लीजिए, आप ही सारा लॉ बता दीजिए, आप ही आके सुप्रीम कोर्ट जज भी बन जाइए, वकील भी बन जाइए, हमारी बताइए ना 55 सिटीजन। नहीं ठीक है, कंटिन्यू कीजिए प्रज्ञा जी, आप बताइए जरा। प्रज्ञा भूषण जी कंटिन्यू कर रही है लोगों को जी, कंटिन्यू कीजिए प्रज्ञा जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर बाय चांस किसी का नाम इस पर्टिकुलर केस में छूट भी जाता है, क्योंकि इतने मैसिव स्केल में अगर हो रहा है, तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बने हुए हैं जो कि 100 से ज्यादा ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और भारत सरकार का जो मंशा है कि 1000 के आसपास के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। इनफैक्ट सितंबर के फर्स्ट वीक में ही 200 ट्रिब्यूनल और बनाए जा रहे हैं और पहले ये जो 60 डेज टाइम था इसमें अपील का, अब 120 डेज कर दिया गया है, यानी कि 120 दिन के अंदर कोई भी नागरिक जिसका लिस्ट में नाम नहीं है और उसको लगता है कि उसका लिस्ट में नाम होना चाहिए था, वो इन फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। उसके बाद भी यहीं पे उनका रिजॉर्ट खत्म नहीं होता है। अगर वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के रिजल्ट से या जो उसका डिसीजन आता है, तो वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी ये बार बार स्टेटमेंट आ रहा है कि जब तक कि हाई कोर्ट, जब तक कि सारे लीगल रिजॉर्ट्स नहीं पूरे हो जाते हैं, जब तक कि एक इंसान अपने सेटिस्फैक्शन के अनुसार लीगल रिजॉर्ट्स, मैं बता रही हूँ उसके लिए भी सेटिस्फैक्शन के अनुसार अगर लीगल रिजॉर्ट्स नहीं खत्म कर लेता है, तब तक कि उसको डिटेंशन सेंटर्स में नहीं भेजा जाएगा। सेकेंडली, जिस गरीब लोगों की बात होती है, ऑब्वियसली डीएलएसए जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में है, ये जो डीएलएसए है ये फ्री केसेस इनकी तरफ से करेंगे, फ्री अपील्स इनकी तरफ से करेंगे, लीगल एड्स भारत सरकार की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड्स अथॉरिटी की तरफ से दिए जाएंगे। और उसके बावजूद भी बहुत सारी एनजीओज भी आगे आई हैं जो कि फ्री लीगल एड्स इन लोगों को प्रोवाइड करेंगी, जिसके बेसिस पे ये आगे अपना केस लड़ सकें। तो पैनिक ना फैलाएं आप इसको। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और खौफजदा होने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि आपके पास उसके बाद और भी ऑप्शंस बचेंगे। इस पर हम डिबेट में आगे भी बात करेंगे। मैं डॉक्टर नदीम बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सबको सुन रहे थे। डॉक्टर नदीम, क्या आपको लग रहा है? खालिद इबादुल्लाह, मैं आ रहा हूं, मुझे असल में ब्रेक पर जाना है और डॉक्टर नदीम को मुझे जोड़ना है। डॉक्टर नदीम, क्या लग रहा है कि लोगों में एक डर और खौफ है? क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ये एक प्रोसेस है और जाहिर सी बात है कि मुल्क की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी भी इससे जुड़ी हुई है, इस पर खौफजदा नहीं होना चाहिए। क्या इसके लिए भी सरकार को ही आगे आना होगा? देखिए, सरकार की तो ये कोशिश है और वो एतमाद में भी ले रही है कि किसी को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उसी सिलसिले को आगे जोड़ते हुए सरकार ने ट्रिब्यूनल्स का इंतज़ाम किया है और यहीं पर ही बात या मामला ख़त्म नहीं हो जाता। उसके आगे कानूनी चाराजोई की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर भी एक आम हिंदुस्तानी की तरह उन लोगों को जो कि अफेक्टेड होंगे उन्हें जाने की छूट दी गई है। तो इसलिए खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये खौफ कौन लोग पैदा कर रहे हैं, इस चीज़ को जानने और समझने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट बार बार कॉन्फिडेंस में ले रही है। प्रधानमंत्री ने ईद के दिन इतनी अच्छी बातें की और नई स्कीम्स मुसलमानों के लिए शुरू की हैं, तो हमें एतमाद रखना चाहिए। और यहाँ कोई हिंदू मुसलमान वाला मामला ही नहीं है, यहाँ तो नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला है और राष्ट्र जो होता है वो सर्वोपरि होता है। हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर काम कम हो रहा है और पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है और वो लोग जिनकी दुकानें चल रही थी वो ज्यादा हो हल्ला मचा रहे हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि गवर्नमेंट किसी भी निर्दोष आदमी को, किसी भी बेकसूर आदमी को बिल्कुल बाहर नहीं भेज रही है, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा सहूलियात भी दे रही है और अपने आप को हिंदुस्तान का शहरी साबित करने की आपको पूरी छूट भी दे रही है। तो इसलिए भरोसा रखें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ट्रिब्यूनल भी बनाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के नागरिकता नहीं थे। आप क्या कैसी बातें कर रहे हैं जनाब? अरे तो सर, उसमें कागज आप पेश नहीं करेंगे तो फिर कैसे हो जाएगा? आप ये तो सोचिए ना। आप डाल दिए नंबर लगने वाले हैं। नहीं, कागज अगर आप नहीं रखेंगे, मैं भी नहीं रखूंगा, आप भी नहीं रखेंगे। ऑब्वियसली जो भारत का नागरिक है, एक भी नागरिक इसी इशू को हम समझेंगे, इसी इशू को हम समझेंगे कि आखिर डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब सरकार की बनती है कि अगर एक भी नागरिक जो वाकई में हिंदुस्तान का नागरिक है, अगर उसका नाम लिस्ट से कट जाता है तो उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा? छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी इशू पर हम लौट कर आते हैं। तो कल का दिन आसाम और आसाम के अवाम के लिए बहुत अहम है, क्योंकि एनआरसी की फाइनल लिस्ट कल आने वाली है, जिसे लेकर अवाम में एक बेचैनी पाई जा रही है। लोगों में एक तरह का डर और खौफ है। हालांकि सरकार और इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए लगे हुए हैं कि लोगों में कोई डर और खौफ न रहे, क्योंकि अगर इस लिस्ट आने के बाद जिन लोगों का नाम इस लिस्ट से कट जाएगा तो आगे उनके पास और भी ऑप्शन बचेंगे और इन्हीं तमाम ऑप्शन पर और इस लिस्ट के आने के बाद किस तरह के हालात बनेंगे, इसी पर मैं लगातार प्राइम डिबेट में बात कर रहा हूं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रफीकुल इस्लाम साहब, ब्रेक के बाद आपके पास ही आना चाहूंगा कि बहुत सेंसिटिव इशू है और इस बात को आखिर किस तरह से किया जाएगा, जाहिर किया जाएगा कि आखिर अपने कौन है और पराए कौन है। क्या वाकई में एनआरसी लिस्ट आने के बाद वो चीज वाज़ेह हो जाएगी? रफीकुल इस्लाम साहब। देखिए, बहुत ही सेंसिटिव इशू है और हम लोगों ने शुरू से इसको सहयोग करके आ रहे हैं कि जो 71 से पहले जो भी लोग आसाम में हिंदू हो या मुसलमान हो, सबका नाम इसमें होना चाहिए। और 71 के बाद जो भी यहाँ आया होगा, हिंदू मुसलमान जो भी हो, उनका नाम नहीं होना चाहिए। एक एरर फ्री किसी विदेशी का नाम एनआरसी में ना हो। हम शुरू से इसके लिए सहयोग कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं और इसी दिशा में काम कर रहे हैं। आसाम के लोगों को मैं अपील करूंगा यही कि सब शांति बनाए रखे। कल जो लिस्ट आएगा, नो डाउट हमें जो अंदाजा अभी हो रहा है उसमें लाखों आदमी ऐसे होंगे जो इंडियन है, जेन्युइन इंडियन है, जिसका नाम नहीं होगा, ये अंदाजा किया जा रहा है। लेकिन उनसे हम अपील करेंगे वो सब्र करे, संयम रखे और शांति बनाए रखे। और जो लीगल साइड है हम जाएंगे, कोर्ट एफटी में उनका नाम रेफर होगा। लेकिन सरकार की यह जिम्मेदारी होगी, एफटी में इन लोगों के जाने के बाद जो एफटी के मेंबर जिनको अपॉइंट किया है वो इंसाफ के साथ काम ले, ये हम उम्मीद करेंगे। इसलिए कि जिन लोगों का नाम यहां से छूटेगा उनके पास कागजात है, उनके मतलब जिसके पास कागजात नहीं होगा वो अलग हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई एक ही फैमिली के 18 आदमी 17 का नाम आ गया और एक आदमी का नाम नहीं आ गया और किस लिए नहीं आया, बोले लिंक स्टैब्लिश नहीं कर पाया। क्या लिंक है?
वो लड़की शादी हो गई, कोई बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि बाप की बेटी नहीं है। उस घर के 6-7 मेंबर्स में से सबका नाम आके एक का अगर बाकी रह गया, इस तरह के जो मसला होगा, वो जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल होंगे वो लोग इस चीज को देखे। हमारा ये डिमांड था, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। जो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग 8 भाई बहन हैं, 7 का नाम आ गया। मेरा फादर फ्रीडम फाइटर थे, मैं एमएलए था, मेरा फादर वो ब्रिटिश पीरियड में नौकरी करते थे, और सब कुछ 1918 का कागजात हमारे पास है, लेकिन 8 भाई बहन में से 7 का नाम आ गया। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उनका नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? मेरा फादर के साथ जो लिंक स्टैब्लिश करना है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। बर्थ सर्टिफिकेट कहां से होगा? 1952 में जिसका जन्म है, उस टाइम में बर्थ सर्टिफिकेट था नहीं, कोई निकाला नहीं। वो मैट्रिक पास किया हुआ नहीं, बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं है, वोटर लिस्ट में उनका नाम है, लेकिन हस्बैंड के नाम के साथ है। शादी होने के बाद, हस्बैंड के घर जाने के बाद वोटर लिस्ट में नाम हुआ है, तो उनके हस्बैंड का नाम है, फादर का नाम नहीं है। अब फादर के नाम के साथ लिंक करने के लिए हम 6-7 भाई हम गवाही दे रहे हैं, हमारी गवाही नहीं मान रहे। या जो पंचायत से सरपंच के जो सर्टिफिकेट दिए हैं काउंटर साइन करके, उसको नहीं मानेंगे। भाई नहीं मान रहे तो डीएनए टेस्ट करो। हम 7 भाई बहन जिंदा है, हमारे साथ मेरी बड़ी बहन का डीएनए टेस्ट कर लो, अगर एक ही है तो ओके है। तो इस तरह के जो हम ये अपील करेंगे, हर फैमिली का जिनका नाम छूट रहा है, एक परिवार में अगर 20 आदमी है, 18 का नाम आ गया, 2 का नहीं आया, बाप का नाम आ गया, बेटा का नहीं आया, 3 भाई बहन है, 2 का नाम आ गया, 1 का नहीं आया। अगर इस तरह के मसला होगा तो हम सरकार को कहेंगे, आप ये जो एक परिवार के, एक फैमिली के 20 आदमी में से 18 का या 10 में से 7 का नाम अगर आ गया, बाकी लोगों का नाम भी आना चाहिए, इसको देखे। और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जब ये नाम जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, सरकार ये पैनिक फैला रहा है। एक तरफ तो सरकार लोगों को अपील कर रहा है शांति बनाए रखे, दूसरी तरफ सरकार के जो एमएलए है, यहाँ के बीजेपी पे प्रेसिडेंट है, वो बयान दे रहे हैं कि एनआरसी में लाखों लाख विदेशी का नाम आ गया। धुबरी डिस्ट्रिक्ट का रेफरेंस दे रहा है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, कम क्यों है? इन लोगों को मालूम नहीं, धुबरी के जो लोग हैं वो इंडिजिनियस है, वो देसी मुसलमान उनको बोलते हैं। जैसे आसाम में लोगों को मालूम है गरिया मोरिया देसी, ये कोस राजवंशी जो कोस राज्य यहाँ थे, उन्हीं के डायनेस्टी के हैं, हजार साल पुराने इनके डायनेस्टी है। वो कहा जाएगा भाई, उनका नाम क्यों नहीं आएगा? रहा कार्बी आंगलन का, मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिए, कार्बी आंगलन का जो मसला बोला है, कार्बी आंगलन में जो कार्बी का नाम नहीं छूटेगा, लेकिन कार्बी पहाड़ के नीचे बंगाली हिंदू बांग्लादेश से अभी 2, 4, 5, 10 साल पहले जो आया वो बस गया, उनका नाम नहीं आया। इसलिए कार्बी आंगलन में जो 14% छूटा हुआ है, कोई कार्बी भाई का नहीं। हाँ, 2-4 कार्बी भाई का कागजात के बुनियाद पर छूट सकता है, लेकिन उनका आना चाहिए। कार्बी हो, बोडो हो, प्रमोद कुमार स्वामी जी, जिनके पास 71 का कागजात हो, सबका नाम आना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एरर फ्री होना चाहिए, पूरा प्रोसेस एरर फ्री होना चाहिए, एक भी नाम नहीं कटना चाहिए जो वाकई में हिंदुस्तानी है, और जो घुसपैठिए हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है। प्रमोद कुमार स्वामी जी, बंगाली हिंदू, ठीक है, बात हो गई, रफीक साहब बात हो गई, रफीकुल इस्लाम साहब बात हो गई, अरे भाषण देने लगे रफीकुल इस्लाम, मसला इनके साथ यही है, जब भी डिबेट में बैठते हैं स्वामी जी। सर्बानंद सोनोवाल जो कि सीएम है, उन्होंने खुद कहा है कि एनआरसी से घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की मिसालें यहां पर रफीकुल इस्लाम साहब दे रहे थे कि उन्हीं के फैमिली में जो बड़ी बहन है उनका नाम लिस्ट से एक तरह से कट गया, या इस तरह की बहुत सी मिसालें आई जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी फैमिली का नाम कट गया, तो ऐसे में क्या वाकई में लोगों में घबराहट नहीं होगी? इतने ज्यादा एरर पूरे प्रोसेस में पाए गए, लोगों में घबराहट तो होगी। कह रहे हैं कि हमें एक शुद्ध एनआरसी चाहिए, हम और क्या कह रहे हैं? हम इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देख रहे हैं, हम इसको नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हम ले रहे हैं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक एरर फ्री एक एनआरसी हमें चाहिए, एक शुद्ध एनआरसी चाहिए जिसमें एक भी भारतीय आदमी का नाम न छूटे और एक भी विदेशी का नाम इसमें शामिल ना हो। और इस बात को हजेला साहब ने खुद कहा कि लेगेसी जो डाटा है उसका मिसयूज हुआ है, तो हमने ये कहा कि आप जो सोच रहे हैं और हिंदू मुसलमान पे ज्यादा सोच रहे हैं, ये इनकी फर्क होती है।
इनकी सोच और नियत अलग नहीं, है। आप तो आप इनकी सुन लीजिए, फर्क मेरी ये बात है सुन कि ये लीजिए। लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति आप करते आए हैं, हम लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। हमारी बात सुन लीजिए, 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है वो हमने नहीं बनाया, वो नेहरू जी के समय बना था जब कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, ठीक है, एक एक करके बात कर लीजिए, एक एक करके बात कर लीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बात कीजिए। खालिद इबादुल्ला सुन लीजिए, सुन लीजिए। खालिद इबादुल्ला साहब जो बात कर रहे हैं उसका जवाब भी सुन लीजिए। रफीक साहब, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको, थोड़ा सुन लीजिए, सुन लीजिए। वो भारत वर्ष में आते हैं तो 11 वर्ष के बाद उनके नागरिकता दी जाएगी। हमने सिर्फ अमेंडमेंट कर करके इस्लाम से सवाल है, अगर आप चाहें तो मैं पूछ लूं। मैं जिलानी साहब दे दो तो ये हिंदू मुस्लिम इजाजत दें आपको, मैं नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। ठीक है, ठीक है, इस्लाम साहब गुमराह करे हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को। ठीक है, ठीक है। देखिए एक एक करके बात कीजिए तो बात समझ में आएगी। बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर थोड़ा सा सिक्योरिटी पे आज ठीक है, ठीक है, एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है। मैं खालिद इबादुल्ला आपका रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं जिलानी साहब आ रहा हूं। खालिद इबादुल्ला, मोदी की जो सरकार है, ये लोग मुसलमान हिंदू को कौम और जात पात को बांटकर ही ये लोग करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। नहीं, खालिद इबादुल्ला लगातार वो कह रहे हैं कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से हम इसे देख रहे हैं। आप लगातार कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू और मुसलमान के हिसाब से देख रहे हैं। क्या किस एतबार से आप कह रहे हैं? ये इल्जाम किस एतबार से आप लगा रहे हैं खालिद इबादुल्ला साहब? अबू हरारा साहब, आपने अपने यहाँ पे बैठे हुए के बाद आने वाले राजनीति कर दी है। असम के सिटीजनशिप देना चाह रहे हैं, ये है, यहाँ नेशनल सिक्योरिटी नहीं है कि हमारे घर में 8 आदमी है जिसका एक नाम नहीं है, तो ये कैसा लिस्ट है? और बंगाली जो बंगाल से गए हुए हैं, वो बंगाल में रहते थे, बंगाल से शादी होके गई है, वहां पे वो उनका हस्बैंड का नाम है, उनकी वाइफ का नाम है, किसी का वाइफ का नाम है, हस्बैंड का नाम है, किसी की लड़का का नाम है, लड़की उसके बाप का नाम है, लड़का का नाम नहीं है। तो कैसा लिस्ट तैयारी हो रहा कि एक बाप, अगर बाप का नाम आ गया है, उसी का बाप और बेटा का नाम नहीं आता है, तो मैं समझता हूं इसमें तो फर्क होता है। उसके अलावा जब ये बात आती है फर्क का, तो मुसलमानों को तो ये खास तौर पे टारगेट कर रहे हैं। ये लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को यहां से कम किया जाएगा, मुसलमानों को किस तरह से तकलीफ दिया जाएगा, मुसलमानों को सेकंड सिटीजनशिप किस तरह से किया जाएगा, इस संविधान को किस तरह से नहीं, देखिए अभी इस इशू को हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए खालिद इबादुल्ला, हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, सारी चीजें सामने रहेंगी। जब फाइनल लिस्ट आएगी सारी चीजें सामने रहेंगी, तो सरकार उस पर मौका भी दे रही है। 60 दिन से बढ़ाकर 120 दिन सरकार ने कर दिए, वजारत दाखिला ने कर दिए, तो उसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से मत देखिए। बात हो गई, खालिद इबादुल्ला बात हो गई। यासिर जिलानी, ठीक है, बात हो गई। खालिद इबादुल्ला बात होगी, ये गलत बात करे। विकास आज कहां पे खड़ा है ये देखने बोलिए। ठीक है, अब विकास की तरफ मत जाइए। आरबीआई से लेकर ठीक है, हिंदुस्तान को खालिद इबादुल्ला, खालिद इबादुल्ला सब बात हो गई। मैंने बहुत टाइम दे दिया आपकी बात रखने के लिए। हो गई, बात हो गई। खालिद इबादुल्ला साहब अब लड़ते रहेंगे तो इस पर लीगल मैं पहलू समझ नहीं पाऊंगा। प्रज्ञा भूषण जी वेट कर रहे हैं, मैंने उन्हें खास तौर से इनवाइट किया था कि इसका लीगल जो पहलू उसे हम समझेंगे। आप इस तरह से लड़ते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे पूरे डिबेट में, तो हम लीगल पहलू इस पूरे इशू का समझ नहीं पाएंगे। मैं यासिर जिलानी साहब, मैं सिर्फ 1 मिनट आपको दे रहा हूं, आपका रिएक्शन, फिर मैं प्रज्ञा जी आ रहा हूं आपके पास। जी यासिर जिलानी। देखिए, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण जी जो बात कह रही थी, मैं उनको आगे बढ़ाना चाहूंगा और रफीकुल इस्लाम को एक बात कहूंगा कि आर्टिकल 21 संविधान ने आपको ताकत दी है, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, लेकिन जिन बहन साहिबा का आपका नाम नहीं आया है, जो आप 8 लोगों की बात कर रहे थे, आपने कहां अपील करी है? आप पास कोई प्रूफ कहीं गए थे बोलने के लिए? देखिए, कुछ लोगों ने क्या कर रखा है कि भ्रम बना रखा है समाज के अंदर। सुन लीजिए, पहले देखिए, आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। 1 मिनट का वक्त दिया है, 1 मिनट सुनिए। देखिए, मैंने आपको क्यों सर में दर्द हुआ? ठीक है, यासिर जिलानी कंटिन्यू कीजिए। देखिए, वो अगर बीच में मैंने उनके अंदर यही है, वो क्या है, ये जो आसाम के अंदर अभी माहौल को खराब करने में रफीकुल इस्लाम और इनके लीडर का बहुत बड़ा हाथ है। तमाम सरकार जब आपसे वायदा कर रही है एनआरसी को लेके, और बार बार ये गरीब को लेके आ रहे हैं, अपने लोगों, ये तो अमीर लोग हैं, गरीब आसामी की बात करिए आप। गरीबों के बीच में भी सरकार ने वायदा किया है कि जो 33 फॉरेन ट्रिब्यूनल के ऑफिस अभी आसाम में
कार्य हैं, जो कार्यरत वहां के लोग काम कर रहे हैं उसके अंदर, आप उसमें कल जब नाम नहीं आता है तो पहले वहां जाइए। 200 की तैयारी, अभी प्रज्ञा भूषण जी ने बताया कि 200 बहुत जल्दी फॉरेन ट्रिब्यूनल वहां पे बनने जा रहा है, तो आप इत्मीनान रखिए। आपके अंदर क्या है कि आपको लगता है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को आपने वोट बैंक बना के घुसा रखा है, धुबरी में घुसा रखा है, बारापेटा में, तो वो सरकार की नजर है, सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और नेशनल सिक्योरिटी से कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात आपकी बहन की, आपकी भाई की, तो आर्टिकल 21 आपको ये ताकत देता है भारत के अंदर, हमारे भारतीय है। ठीक है, मैं प्रज्ञा भूषण जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। प्रज्ञा भूषण, ठीक है, बात हो गई, यासिर जिलानी बात हो गई, मैंने 1 मिनट दिया था, उससे ज्यादा आपने टाइम ले लिया, बात हो गई, रफीक साहब बात हो गई, जवाब देने के लिए नहीं, ठीक है, बात हो गई, नहीं रह पाएगा। 1 मिनट मुझे दीजिए। ठीक है, ठीक है, रफीक, यासिर जिलानी, यासिर सुन लीजिए, यासिर जिलानी, यासिर भाई सुन लीजिए, रफीक साहब मैं 30 सेकंड दे रहा हूं आपके जवाब के लिए। मुसलमान का नाम रफीकुल इस्लाम जिलानी, और बीजेपी को सर में दर्द नहीं होना चाहिए। मुसलमान भारतीय है, आसामी है, उनका नाम आना है। एक भी मुसलमान, देखिए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए प्लीज, हिंदू मुसलमान मत कीजिए। मैं प्रज्ञा भूषण जी आपके पास आ रहा हूँ, बात हो गई, मैं लीगल पहलू समझना चाह रहा हूँ, इसका कानूनी पहलू समझना चाह रहा हूँ। यासिर जिलानी जी बात हो गई, बात बढ़ाएंगे, देखिए बात आगे बढ़ जाएगी फिर। यासिर जिलानी जी बात हो गई, खामोश हो जाइए। रफीकुल इस्लाम साहब आप भी खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज खामोश हो जाइए, बात पूरी हो गई। मैं इस तरह से अलग नहीं करूंगा, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। आप भारतीय की राजनीति, यासिर जिलानी साहब बात हो गई, यासिर जिलानी साहब, यासिर जिलानी बात हो गई, रफीक साहब बात हो गई, कि गंगा जमनी, रफीक साहब बात हो गई, यासिर जिलानी बात हो गई। मैं प्रज्ञा भूषण जी जो बात यासिर जिलानी कह रहे थे कि हम संविधान के आर्टिकल 21 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारे मुल्क के लोग हैं उन्हें भी और जो गैर मुल्की हैं उन्हें भी इज्जत से जीने को कहा गया है। आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह की सिचुएशन में। प्रज्ञा भूषण जी स्टडी करके आइए, कम से कम। ठीक है भाई, देखिए ऑडियो थोड़ा सा लोगों का, मैं प्रज्ञा भूषण जी से जवाब ले रहा हूँ। प्रज्ञा भूषण जी का राइट नहीं है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है, तो हमें अपनी पूरी इज्जत से जीने का हक है और इस देश में हम रह सकते हैं। बिल्कुल, और हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे इवन अगर क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल लॉ भी ये बोलता है कि भले ही 100 गुनाहगार छूट जाएं बट एक बेगुनाह को सजा ना हो। तो यहाँ पे तो एक इंसान के पूरे अस्तित्व की बात है। आप जिस पे भी शक कर रहे हैं, अभी से अफवाह फैलाने की बजाय आप कल के लिस्ट की वेट कीजिए और उसके बाद सारा मामला जुडिशरी के हाथों में है। तो आप उस जुडिशरी पे विश्वास रखिए जो किसी के साथ अन्याय होने नहीं देता है और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलता है। तो कल के बाद जो लोग भी जाएंगे उन्हें जुडिशरी में गुहार लगानी है और जुडिशरी सबके साथ इंसाफ करेगी। और जब तक लास्ट रिजॉर्ट पूरा नहीं हो जाता लीगल राइट्स का, तब तक कोई भी डिटेंशन सेंटर्स में नहीं जाएगा। ये सरकार की तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। पहलू खान का इंसाफ तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। देखिए खालिद इबादुल्लाह दूसरे इशू में मत जाइए, खालिद इबादुल्लाह दूसरे इशू में मत जाइए, वो कानूनी पहलू बता रहे हैं, आप उसके बीच में फिर इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं। खालिद इबादुल्लाह साहब अब वो कानूनी पहलू बता रहे हैं, उसे थोड़ा सा सुनने दीजिए, हमारे नाजरीन को थोड़ा सा फायदा होगा, आसाम में जो लोग देख रहे होंगे। मैं प्रज्ञा भूषण जी, ठीक है, खालिद इबादुल्लाह साहब देखिए उस पे भी हमने चर्चा की, उस पे भी हमने डिबेट किया। ऐसा नहीं कि पहलू खान को हमने छोड़ दिया या दूसरे जो इशू हैं उस पे हमने बात नहीं की, उस पे चर्चा हो चुकी है। आज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आसाम के लोगों से पूछे कि उनकी आज रात किस तरह से कटेगी, बहुत सेंसिटिव इशू है, इस पर बात होने दीजिए। लीगल पहलू हम समझ रहे हैं। मैं प्रज्ञा भूषण जी एक चीज और समझना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरे चैनल के थ्रू आप ये बताने की कोशिश करें कि लोगों में एक डर है कि अगर एनआरसी में नाम कट गया, नाम नहीं आया तो बस वो उन्हें फॉरेनर मान लिया जाएगा। क्या ऐसा है? अगर एनआरसी लिस्ट में नाम नहीं आया तो आगे क्या क्या ऑप्शंस होंगे, क्या प्रोसेस होगा आगे का? प्रज्ञा जी देखिए अबू, मैं आसाम के जो भी लोग हैं मैं सबको ये आश्वासन देना चाहूंगी, लॉ की नॉलेज होने के नाते, एक वकील होने के नाते ये आश्वासन देना चाहूंगी कि ये अभी पहली सीढ़ी है। अभी सिर्फ एक लिस्ट तैयार की जा रही है जो प्राइमा फेशाई जो लगता है कि भारत का नागरिक नहीं है, प्राइमा फेशाई डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे, और उसको आगे के लिए सारी न्यायिक व्यवस्था में हर तरह की सहूलियत मिलेगी।
अगर वो खुद केस लड़ने के लायक नहीं होगा तो जो डीएलएसए है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसकी तरफ से उसको फ्री में मदद भी मिलेगी कानूनी सहायता के लिए। काफी सारी एनजीओज भी सामने आ गई हैं जो कि कानूनी सहायता देंगी और वो अपील कर सकते हैं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भी अगर वो सैटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हमारे देश के हाई कोर्ट उनके लिए है और सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली उनके लिए है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में लिस्ट में अगर नाम नहीं आया तो उनको फॉरेनर डिक्लेयर करके देश से निकाल दिया जाएगा या डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब अगर उनको लगता है कि उनका नाम होना चाहिए और नहीं आया तो उनके पास तमाम जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, कानूनी जो उनके पास ऑप्शंस हैं वो उपलब्ध हैं और वो अपने लॉयर के थ्रू या फिर फ्री लीगल एड जो सरकार की तरफ से या डीएलएसए की तरफ से या एनजीओ की तरफ से मिल रहे हैं उसके थ्रू अपील कर सकते हैं। और सरकार या जुडिशरी, हमारी न्यायपालिकाएं ये पूरा ध्यान रखेंगी कि किसी एक भारतीय के साथ भी कोई अन्याय ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर नदीम आपके पास आना चाहूंगा। जो बातें प्रज्ञा भूषण जी कह रही हैं इससे तो बिल्कुल साफ है कि लोगों को एक तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां की सरकार भी कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वजारत दाखिला ने भी यकीन दहानी कराई कि डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास वक्त रहेगा, उसके बाद आप रीवेरिफिकेशन करा सकते हैं, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट जो आपके पास दस्तावेजात हैं उससे मजबूत आपको होना चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर नदीम जी हाँ बिल्कुल, मैंने इससे पिछले सेगमेंट में ये बताया था कि गवर्नमेंट जो है वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाने के लिए भी बिल्कुल जी गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा सहूलियात देने के लिए प्रतिबद्ध है और वो सबका साथ और सबका विकास वाला जो मामला है उसे आगे लेकर चल रही है। यहाँ पर इस बात को समझने की जरूरत है हमें कि इस मामले को क्यों इतना ज्यादा उलझाया जा रहा है या रूमर मिल्स कौन है, कहाँ से ये सब चीजें निकल रही हैं अफवाहें, जब 120 दिन का टाइम मिल रहा है और उसके अलावा तमाम तर सहूलियात आपको उसी तरीके से मिलेगी जिस तरह से सिटीजन को मिलनी चाहिए। अमित शाह खुद उलझा रहे हैं। कोई नहीं उलझा रहा है, कोई भी नहीं उलझा रहा, आप खुद ही उलझ रहे हैं। आप मेरे से भी उलझ रहे हैं, अभी आप यासिर साहब से भी उलझ रहे थे। आप बात को सुनते नहीं, उलझाने वालों में से हैं। डिबेट में आते हैं आप या यहाँ आप तो उलझाने वालों में से इसलिए उलझ रहे हैं। नहीं ठीक है, देखिए डिबेट पे ही बात कीजिए। आप तकलीफ देने आ रहे हैं, आप उलझा रहे हैं। डिबेट पे ही बात करिए, एकदम कोई भेज रहा है क्या किसी को? इशू पर ही रही। ट्रिब्यूनल जो है किस लिए बनाए गए हैं, जुडिशरी का मामला किस लिए आगे को रखा गया है? आप बेवजह खुद तो डर नहीं रहे हैं, दूसरों को डरा रहे हैं। अरे रूमर्स को रोकिए सर, आप एतमाद में रहिए, आप तो एक भरोसेमंद आदमी हैं। जब आप ही इस तरह की बातें करेंगे तो क्या होगा? फिर लोगों का एतमाद आपको बढ़ाना चाहिए। आप जब से बैठे हैं तब से डराए चले जा रहे हैं लोगों को। आसाम में आप बीजेपी के बीजेपी डरने की जरूरत कीजिए। ठीक है, देखिए एक एक करके बात अब डिबेट के आखिर में इस तरह माहौल बना रखे हैं, इसलिए आप ठीक है खालिद अब्दुल्ला एमपीज को अरेस्ट कर लेते हैं, जाने नहीं देते। नहीं ठीक है, देखिए बात हो गया। दूसरे इशू को मत जोड़िए, मैं खालिद अब्दुल्ला सब कर रहा हूं, घाल मिल मत कीजिए, जोड़िए मत। मैं प्रमोद कुमार स्वामी जी आपके पास आना चाहूंगा, सिर्फ 10 सेकंड आपको दूंगा क्योंकि आप आसाम बीजेपी से आते हैं, वहां के स्पोक्स पर्सन, एक जिम्मेदार लीडर है वहां के। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आसाम के लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ? न्यूज 18 उर्दू के स्टेज से क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं स्वामी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अफवाह जो उड़ा रहे हैं और अफवाह उड़ा के जो राजनीति रोटी सेक रहे हैं, उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है और प्रकृत भारतीय नागरिकों को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रकृत भारतीय नागरिकों के पक्ष में खड़ी है, और इसके बाद में भी ट्रिब्यूनल है और मौके मिलेंगे उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, और उसके लिए जो भी कानूनी सहायता होगी भारतीय जनता पार्टी का लीगल सेल है उनको वो कानूनी जो सहायता है वो उपलब्ध करवाएगा। तो पैनिक ना हो, अफवाहों पर न जाए, और ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। और अब हम इस देश की पावन भूमि पर किसी भी घुसपैठियों को राजनीति जिससे मैं सवाल कर रहा हूं उसी को ऑडियो दीजिए। बाकी के प्रोसेस में जिनका नाम नहीं आएगा, जो जेन्युइन भारतीय होगा, उनको जिनका नाम नहीं आएगा जेन्युइन भारतीय होगा, हम अपने वर्कर से, जमीयत के वर्कर से सबको अपील करते हैं, कोई धर्म की बात नहीं, हिंदू मुसलमान सबको मदद करो, हेल्प करो। जो इंडियन जिनका नाम छूटा होगा, एक का भी नाम बाहर ना रहे, उसके लिए एक दूसरे को मदद करना चाहिए। यासिर जिलानी साहब, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उसको छोड़ दे। कल का दिन आसाम के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम इसको ना करें। जहां सबसे ज्यादा पैनिक की स्थिति है, मेरी फोन पे लगातार बात हो रही है, जो ढुबरी का इलाका है, जहां जहां बारपेटा हो, चाहे जहां जहां बदरुद्दीन अजमल साहब के
मानने जानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने एक पैनिक की स्थिति बना रखी है। मैं कह रहा था मैसेज उन क्या तमाम इलाकों के मुसलमान भाइयों से, उन तमाम इलाकों के हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से और वहां मारवाड़ी समाज के जो लोग रहते हैं, मैं ठीक है, उनसे मजा नहीं आ गया। खालिद इबादुल्ला साहब, हम तो लोगों को नहीं ठीक है, देखिए खालिद इबादुल्ला साहब को ऑडियो दे दीजिए। खालिद इबादुल्ला, हम बराबर शांति बनाए रखे, हम शांति बनाए रखेंगे। बिल्कुल बीजेपी को खालिद इबादुल्ला साहब आपका मैसेज 10 सेकंड। खालिद इबादुल्ला साहब आपका मैसेज, आसाम के लोगों के लिए आपका मैसेज। खालिद इबादुल्ला, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, डॉक्टर नदीम साहब, आसाम के लोगों के लिए आपका मैसेज 10 सेकंड में दे रहा हूं। आपके पास क्या स्पाई है कोई? आप ऐसा आपने डॉक्टर नदीम, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जो आपको ये बता रहा है सरकार के काम का। नहीं ठीक है, यासिर जिलानी बात होगी। मैं प्रज्ञा भूषण जी लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। प्रज्ञा भूषण जी, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, कानून से जुड़ी हुई है, आपकी बात बड़ी मजबूती से लोगों के पास जाएगी। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी न्यूज 18 के जरिए आसाम के आवाम को? प्रज्ञा भूषण जी, मेरा आसाम के लोगों के लिए यही मैसेज है कि अगर उनका लिस्ट में नाम नहीं भी आता है तो उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो सचमुच भारतीय नागरिक हैं तो सारा देश उनके साथ खड़ा है, सारी कानून व्यवस्था, सारी न्यायपालिका उनके साथ खड़ी है, भारत सरकार उनके साथ खड़ी है और उनका केस जो है आखिरी लेवल तक देखा जाएगा, लड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और किसी भी भारतीय के साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए आपको पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जाहिर सी बात है कि खौफजदा और डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप लीगल तरीके से इस पूरे मामले को फेस कीजिए। एक प्रोसेस है, उसके जरिए इस पूरे मामले को एक तरह से हल किया जा सकता है। प्रोसेस क्या है उसे समझने की जरूरत है, खौफजदा होने या डरने की जरूरत कतई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा भूषण जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, यासिर जिलानी साहब, डॉक्टर नदीम अहमद साहब, खालिद इबादुल्ला साहब, रफीकुल इस्लाम साहब और प्रमोद कुमार स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए